तो चलो फिर बात करते हैं द शाइनिंग की नेक्स्ट थ्योरी की। द बॉलीहलिक की तरफ से मैं हूँ आर्यन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो भाई पहले तुम शाइनिंग से रिलेटेड मेरी पूरी प्लेलिस्ट की वीडियोस देख लो और बाकी थ्योरीज देख लो ताकि तुम्हें इससे ज़्यादा समझ आए। और मेरी इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन तो भाई ज़रूरी देख लो क्योंकि यार वो मेरे चैनल की पहली वीडियो जो कि भाई 1 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुकी है। तो यार ये चीज़ तुम लोगों की वजह से हुई है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे यार मेरे चैनल पर प्यार बनाए रखो, तुम्हें ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलो फिर आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पर। तो यार मूवी की एक्सप्लेनेशन और स्टोरी के बाद तुम लोग जानते हो कि भाई जैक एंड में अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। लेकिन भाई ये चीज़ हुई कैसे? फिल्म की शुरुआत में जब डैनी को पहली बार ट्विन सिस्टर दिखती हैं तो हमें उसी फ्रेम में पीछे हमें देखने के लिए मिलता है एक आइस स्केटिंग का पोस्टर जिसमें कि नीचे लिखा था मोनार्क, जबकि इस होटल में या फिर इस होटल के आसपास कहीं पे भी आइस स्केटिंग नहीं होती थी। और मोनार्क देखो एक कोड नेम था CIA के एक एक्सपेरिमेंट का, जो कि था ह्यूमन माइंड कंट्रोल करने का एक्सपेरिमेंट। और देखो वो एक्सपेरिमेंट काफ़ी ज़्यादा फेमस है MK अल्ट्रा नाम से। और ये बात देखो बिल्कुल सच है, डॉक्यूमेंटेड है, ये रियल एक्सपेरिमेंट हो चुका था वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये मूवी कहीं ना कहीं इस एक्सपेरिमेंट से भी कनेक्टेड है। तो यार उसके ऊपर देखो एक थ्योरी ये है कि इस होटल के अंदर जैक को एज एन एक्सपेरिमेंट लाया गया था। वो जॉब सिर्फ एक बहाना थी। एक्चुअल में तो उनका काम ये था कि भाई जैक को यहाँ पर लाकर उसके ऊपर एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट इनको करके देखना था। और ये एक्सपेरिमेंट करने वाले नन ऑफ अदर देन हमारे मिस्टर ओलूमन सर थे और बाकी CIA के लोग। और CIA के लोग हमारे मिस्टर ओलूमन से मिले हुए थे क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 1950s के टाइम में एक MK अल्ट्रा नाम का एक्सपेरिमेंट CIA ने किया था ह्यूमन माइंड कंट्रोल करने के लिए, जो कि चला था 1965 तक। और CIA आज भी कोशिश कर रहा है लोगों को अपने कंट्रोल में करने की। तो जैक को इस होटल में रख के CIA ने वही एक्सपेरिमेंट इस पर किया था क्योंकि यार इस चीज़ का प्रूफ हमें देखो इस चीज़ से भी मिलता है कि हमारा स्टार्टिंग में इंटरव्यू वाले सीन में जब हमने इस आदमी को देखा था तो ये इंसान बार बार जैक को देख रहा है, सिर्फ उसे इसमें बातचीत हो रही है, इसमें कोई मतलब नहीं है, मगर वो जैक को इस तरीके से देख रहा है जैसे वो कोई ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो। उसको एनालाइज कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कर रहा है, उसका बिहेव देख रहा है। और ये चीज़ देखो कहीं ना कहीं हमें इस बात का हिंट देती है कि यहाँ सिर्फ इंटरव्यू नहीं हो रहा है। और मिस्टर ओलूमन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव करते हैं जैक से, जो कि कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ ये लोग कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है उससे। और इसी इंटरव्यू और जॉब के चक्कर में जैक को यहाँ पर रखा गया एज एन एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट और उस पर किसी गैस छोड़ी गई कुछ या फिर उसे खाने पीने में उसका कुछ मिला दिया गया जिसकी वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खोता गया। और यही एक्सपेरिमेंट का कारण था कि जैक अपना मूवी के एंड तक जो भी चीज़ें देख रहा था, जो भी चीज़ उसे भूत दिख रहे थे, जिन भी लोगों से वो मिल रहा था या फिर वो मिरर देख रहा था, तो वो अपने आप को और सारी चीज़ों को सिर्फ हेलिसिनेट कर रहा था। और थोड़ा थोड़ा उसका असर हमारे विंडी पर भी हो रहा था और हमारे जैक पर भी। और सेम चीज़ हमारे डैनी के साथ भी हो रही थी, जिस भी चीज़ें उसने इस होटल में देखी। अब इस थ्योरी के हिसाब से एक लूप होल ये निकलता है कि अगर ये सब सिर्फ एक इल्यूजन था, ये लोग किसी ड्रग के नशे में थे या फिर जो भी था, तो स्टार्टिंग में ही हमारे डैनी को हमारे जैक की जॉब लगने की बात उसके कॉल आने से पहले कैसे पता चली? तो यार देखो इसका जवाब सिंपल सा है कि अगर यार डैनी जैक का ही बेटा है तो यार वो भी अपने फादर की स्किल्स को काफ़ी अच्छे से जानता है और उसे पता है कि उसके फादर कभी इस इंटरव्यू में फेल नहीं हो सकते और उनको जॉब मिल ही जाएगी। अब यहाँ पर एक लूप होल ये भी निकलता है। तो फिर डैनी के अंदर वो पर्सनैलिटी ट्रिगर वाली बात उसने जो डॉक्टर से कही थी इस होटल में आने से पहले ही, तो वो अपनी मल्टीपल पर्सनैलिटी वाली डिसऑर्डर की बीमारी को पहले से ही कैसे अज्यूम कर रहा था? तो यार देखो उसका एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है कि डैनी जो है वो भाई मेंटली ट्रॉमेटिक हो चुका था अपने बाप के मारपीट की वजह से, इसलिए वो अपने एक इमेजिनरी फ्रेंड से बात करता था। वो मेंटली अनस्टेबल था इस थ्योरी के हिसाब से, जिसमें वो अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड को इमेजिन करता था और उस इमेजिनरी फ्रेंड पर भी वो अपने वही एक्सपीरियंस रखता था जो कि उसने एज एन डैनी जिए हैं। अब देखो एक सवाल ये भी आता है कि भाई डिक हैलोरिन और हमारे डैनी एक दूसरे से उस टाइम पे कनेक्ट कैसे कर पाए जब वहाँ पर खतरा बढ़ रहा था? अब देखो इसकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई हमारे डिक हैलोरिन भी भाई एक एज एन एक्सपेरिमेंट रहे हों CIA के यहाँ पर, मतलब कि उनको भी यहाँ पर उस एक्सपेरिमेंट में रखा गया है और उन पर भी उस ड्रग्स के इस्तेमाल किए गए हैं, जिसकी वजह से वो भी वहाँ पर हेलिसिनेट कर रहे हैं इस चीज़ को याद करके कि वहाँ पर एक फैमिली है जिसकी उन्हें चिंता हो रही है और वही जो ट्रॉमा है वही वो चीज़ झेल रहे हैं। और हमारा डैनी जो है भाई वो अपनी पर्सनालिटी और फिर भाई अपने बाप के अब्यूज़ करने की वजह से वो भाई अपनी पहले ही डिस्टर्बिंग चीज़ें झेलता है। हाँ लेकिन ये चीज़ अजीब है कि भाई वो एक ही टाइम में कर रहे हैं। अब कोइंसिडेंस भी हो सकता है ये। और ये पूरा एक्सपेरिमेंट और ये ड्रग जो भी इनको इस होटल के अंदर दिया गया था किसी गैस में छोड़कर या फिर किसी भी तरीके से, यही रीज़न था इन सब के इस होटल के अंदर ये सारे भूत दिखने का। ये सब हेलिसिनेट कर रहे थे उस ड्रग के नशे में। अब देखो ये मूवी इतनी ज़्यादा डिटेल है कि भाई स्टैनली क्यूब्रिक ने ये तक बताया कि भाई विंडी को भालू ही क्यों नजर आया उस विजन में। मूवी की स्टार्टिंग में डैनी के साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए विंडी जो बुक पढ़ रही थी उस बुक का नाम है द कैचर इन द राय और उस बुक के चैप्टर 25 में लिखा हुआ है कि भाई वो कोई स्टोरी है जिसमें कि गुफा में कोई भालू बैठा हुआ है जिसका हमें सिर्फ पिछला भाग नजर आ रहा है। भूरा भालू अंदर है लेकिन जो ब्राउन बेयर है वो भालू दिख रहा है जिसका पीछे का हिस्सा हम देख पा रहे हैं।
और विंडी अपने विजन में कुछ ऐसा ही देखती है। तो भाई ये जो ड्रग था, ये ड्रग लोगों की मेमोरी से ही चीज़ें उठाकर उनको भाई वही चीज़ें दिखाता था। मगर अब देखो सवाल ये भी आता है कि उस ड्रग का असर इतना ज़्यादा जैक पर कैसे हुआ और विंडी और डैनी पर इतना कम कैसे है। तो उसका जवाब देखो सिंपल सा है कि भाई यहाँ पर इस होटल के अंदर जो भी इंसान उस ड्रग को लेने के बाद ज़्यादा सोशल नहीं रहेगा, उसे शायद ये ड्रग ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। और ये चीज़ हमने जैक के अंदर देखी थी। जैक पूरा दिन बुक लिखता रहता था अपनी, और वो अकेला ज़्यादा रहता था, आइसोलेशन में रहता था। जबकि हमारा डैनी और विंडी वो दोनों एक साथ रहते थे, काफ़ी अपना क्वालिटी टाइम और अपने एक दूसरे के बारे में बातचीत करते थे और खेलते कूदते थे। इसलिए भी शायद उन दोनों की मेंटालिटी पर इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इस ड्रग से। पर हाँ, उनको भी हेलुसिनेशन फील हुआ था। जैक पर इतना ज़्यादा इस ड्रग का असर होने का रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई जैक अपने नेचर से ही एक वायलेंट किस्म का इंसान था, और प्लस वो भाई अल्कोहलिज्म भी बहुत ज़्यादा लेता था। अब देखो सवाल ये भी उठता है कि जैक किचन में से बाहर कैसे निकला जबकि विंडी उसे लॉक करके आई थी। तो देखो इससे सिंपल सा लॉजिक ये हो सकता है कि भाई जैक पूरा दिन होटल के अंदर घूमता था, जिससे उसे अच्छे से पता था कि कौन सी जगह से कैसे निकलना है, कहाँ पर क्या क्या डोर्स हैं। तो शायद उसे कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता पता होगा। और ये होटल देखो बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो फिर यहाँ पर कई सारे एक ही जगह के रास्ते होना लाजमी है। तो अब सवाल आता है इसमें सबसे बड़ा कि अगर ये सब सिर्फ ये हेलुसिनेट कर रहे थे, ये सब एक भ्रम था, एक ड्रग के नशे में थे लोग, तो मूवी के एंड में उस फोटोग्राफ के अंदर जैक की फ़ोटो कैसे आई? तो उसके लिए इस थ्योरी में सिंपल सा एक जवाब है कि हो सकता है कि CIA जो कि ये एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसने इस फोटोग्राफ के अंदर उन सभी लोगों को रखा हो जिन लोगों पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है। और ये चीज़ कहीं ना कहीं उस हमारी थ्योरी से मैच होती है कि इस होटल ने कितने लोगों को कंज्यूम किया है, या फिर इस होटल के अंदर कितने लोगों के भूत हैं। ये थ्योरी अलग है, तो तुम मेरी दूसरी वीडियोज़ में जाकर देख सकते हो। बट ऑल ओवर ये फोटोग्राफ जो है, ये यही चीज़ दिखाता है कि इस होटल के अंदर कितने लोग आकर जा चुके हैं। वो किसी हॉरिफिक थ्योरी के हिसाब से हो, या फिर एक्सपेरिमेंट हो, या फिर किसी मेंटली डिसऑर्डर के हिसाब से। बट इस फोटो का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ यही है कि ये होटल कितने लोगों की ज़िंदगी तबाह कर चुका है। अब देखो इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए इसी एंडिंग का एक पार्ट था जो कि यार इस मूवी के ऑफिशियल वर्जन में से डिलीट कर दिया गया था, मगर उससे ज़्यादा स्टोरी पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मगर इस थ्योरी में इस पार्ट से दम आ जाता है, क्योंकि भाई इस पूरे इवेंट के बाद हमारे विंडी और हमारा डैनी दोनों हॉस्पिटल के अंदर उठते हैं, जिसमें वहाँ पर उनसे मिलने के लिए आते हैं मिस्टर ओलोमन, जो कि उनसे ये आकर पूछते हैं कि कैसे हो, क्या हालचाल है, कैसा फील कर रहे हो, जो कि कहीं ना कहीं इस बात को इंडिकेट करता है कि वो बंदा एक्सपेरिमेंट के बाद अपने सब्जेक्ट से जानना चाहता है कि उसे कैसा फील हो रहा है। फिर हमारे मिस्टर ओलोमन जो हैं वो जाकर मिलते हैं विंडी से और उनसे पूछते हैं कि अभी तुम्हारा रहना खाने का क्या सीन है। तो फिर विंडी उन्हें बताती है कि अभी हमने कुछ नहीं सोचा इस बारे में। तो फिर वो उन्हें ऑफर करते हैं कि तुम मेरे पास आकर रह सकते हो जब तक तुम्हारा अपना घर नहीं हो जाता। इट मीन्स समथिंग लाइक कि वो सब्जेक्ट को एक्सपेरिमेंट के बाद भी अब भी उस पर नज़र बना के रखना चाहते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट के बाद जो उनका सब्जेक्ट है वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या उसका चाल चलन है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। और तो और इस ऑल्टरनेट एंडिंग में सबसे बड़ी एक चीज़ जो थी वो ये थी कि जब मिस्टर ओलोमन हॉस्पिटल से जाते हैं तो भाई वो डैनी को कुछ पकड़ने के लिए देते हैं, और वो होती है वही येलो बॉल जो कि हमने मूवी के रूम नंबर 237 में डैनी के जाने से पहले उसके पास जो आई थी। तो अब बड़ी स्ट्रेंज बात है कि यार जब मिस्टर ओलोमन उस टाइम में होटल के अंदर थे ही नहीं, तो ये बॉल उनके पास कहाँ से आई और उन्होंने डैनी को क्यों दी ये बॉल। तो शायद अगर इस थ्योरी के हिसाब से बात करें तो फिर हो सकता है उस वक्त मिस्टर ओलोमन होटल के अंदर ही थे और इन सब पर नज़र बनाए हुए थे, और उन्होंने डैनी को उसके माइंड में कुछ टीस करने के लिए शायद ये बॉल उसको दिया भी। और ये डिलीटेड सीन मिस्टर ओलोमन के यहाँ से जाने से ख़त्म हो जाता है। तो इस सीन से हमें ये चीज़ पता चलती है कि कहीं ना कहीं जो साइंटिस्ट है CIA के, वो एक्सपेरिमेंट के बाद अभी अपने सब्जेक्ट्स पर नज़र रखना चाहते हैं कि उनमें क्या क्या चेंजेस आए। तो इस सीन के होने से इस थ्योरी में दम आ जाता है। अब देखो शायद तुम्हें मेरी ये बात ज़्यादा वैसी भी लगेगी कि यार मैं बाल की खाल खींच रहा हूँ, मगर स्टैनली क्यूब्रिक जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं उनको यार तुम हल्के में मत लो भाई। तुम उनकी और मूवीज़ देखो, उनके बारे में पढ़ो, उनके सिनेमा को कंज्यूम करो भाई। तुम्हें समझ आएगा कि यार वो बंदा सिर्फ एक आम मूवी नहीं बनाता था। और इस मूवी के एक एक सीन की कम से भी कम 150 से ज़्यादा बार रीटेक्स हुई हैं। एक ही जो दरवाजे तोड़ने वाला सीन है, वो दरवाज़ा वहाँ पर 60 दरवाजे तोड़े गए, यानी 60। तो एक ही टेक के लिए उन्होंने 60 दरवाजे क्यों तोड़ दिए? तो भाई कुछ ना कुछ बात तो होगी जो वो बंदा अपने सीन में मांग रहा होगा। और स्टैनली क्यूब्रिक देखो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं कि यार वो अपने एक एक फ्रेम को बहुत तसल्ली से सजाते हैं। तो 60 बार उन्होंने जो दरवाजे तोड़वाए थे अगर एक सीन के लिए, तो यार उन्होंने बहुत सारे सीन के रीटेक्स लिए हैं, जो कि तुम इस मूवी के एक एक फ्रेम को रोक कर उसके स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो। बाकी मैंने यार पहले भी कहा और मैं अभी भी कहूँगा कि यार इस मूवी को एक बार देखो। ये मूवी देखकर एक्सपीरियंस करने वाली है, क्योंकि इसकी कहानी यार बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होती है। इसकी कहानी में बहुत ज़्यादा लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं। तो यार इस मूवी को ज़रूर देखो, और उसके बाद तुम मेरी ये थ्योरीज और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो और ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। तो चलो फिर, अगर ये थ्योरी पसंद आई है तुम्हें, तो फिर ये वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और यार ऐसी सपोर्ट बनाए रखो। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस के लिए। मैं आगे और भी शाइनिंग मूवी से रिलेटेड या फिर और भी जो भी हम ऐसी मूवी पकड़ेंगे उसका एक्सप्लेनेशन और उसकी ऐसी ही थ्योरीज हम ज़रूर लेकर आएंगे।
तो चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ बॉलीहॉलिक की तरफ से आर्यन। बाय।